Hello everyone. Again we are back with the second topic of elasticity, second lecture of elasticity. Last lecture में हम लोगों ने डील कर लिया था कि what is elasticity, what is stress, what is strain. इन चीजों के ऊपर डिस्कशन हो चुकी थी. आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं. Now we will talk about Hooke's law. देखिए इस चीज को रॉबर्ट हुक ने कुछ बहुत पहले इस चीज को खोजा था, तो रॉबर्ट हुक के नाम पे इसे आज के डेट में हुक्स लॉ बोला जाता है. ठीक है, अच्छी बात है. क्या होता है लॉ? लॉ बड़ा सिंपल है. बेसिक आइडिया, अगर मैं किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता हूं, अगर मैं स्ट्रेस लगाऊंगा तो अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट वो दैट स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. द स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ये आपको बोलता है कब तक? अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. व्हाट इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट? इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे. बट ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स स्ट्रेन, या फिर ई इज नथिंग बट आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन. ई इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसे बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, इसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है. अभी इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैसे टाइप होते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर, मगर कुछ बेसिक चीजों के ऊपर बात करते हैं. एज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को ध्यान से देखिए. एप्सिलॉन आपका कुछ नया नहीं, बल्कि एप्सिलॉन इज नथिंग बट हमारा स्ट्रेन. स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ना इसका कोई यूनिट होता है, ना ही डायमेंशन होता है, हेंस दिस इज डायमेंशनलेस. तो हमको दिख रहा है कि जो भी हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है कि यूनिट इज नथिंग बट आपका वही यूनिट जो आपके स्ट्रेस की होती है. एंड स्ट्रेस की यूनिट कितनी होती है? स्ट्रेस की यूनिट इज नथिंग बट आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो अगेन आपके इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको क्या हो जाएगा? बोलिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नोट करिए, फिर हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट एंड ये किस तरीके से फॉलो होता है. वेलकम अगेन. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व को समझने की कोशिश करते हैं. ये होता क्या है? यूजुअली हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो मटेरियल कितना एलोंगेट हो सकता है या किस तरीके से वो अंडर द स्ट्रेसेस वो बिहेव करता है. तो इस बिहेवियर की स्टडी को हम लोग बड़े अच्छे से कर सकते हैं इन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व. आइए इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं. लेट्स से मैं यहां पर स्ट्रेस लिखता हूं एंड यहां पर हमारा क्या होता है? स्ट्रेन. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व. देखिए होता क्या है, अप टू जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हुक्स लॉ सीखा. हुक्स लॉ में आपको क्या बोला गया? जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपका स्ट्रेन बढ़ता जाता है अप टू इलास्टिक लिमिट. ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं ए. ए पॉइंट इज योर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. ठीक है, पॉइंट ए इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. ठीक है, अब आप क्या होता है, इसके आगे से एक नई चीजें होती है. अगर यहां तक आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद जब आप उसको स्ट्रेस लगाना आप छोड़ देते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है. दैट इज वो अपने इलास्टिक में अभी वापस अपने इस चीज को बिहेव करता है. बट यहां से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये थोड़ा सा बी पॉइंट तक पहुंचता है. पॉइंट बी. पॉइंट बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट. पॉइंट बी को हम इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट बोलते हैं. यील्ड. इसका क्या मतलब है? इस चीज को समझने की कोशिश करें कि यहां पर ए से बी में आपकी बॉडी इलास्टिक तो है. इलास्टिक है का मतलब अगर आप यहां पर स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो आपकी बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप तक आ जाएगी, वापस ओ तक पहुंच जाएगी. उसमें कोई भी स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा. जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगी. दैट इज अप टू पॉइंट बी. बट पॉइंट बी के बाद क्या होता है? पॉइंट बी के बाद अगर आप फर्दर स्ट्रेस, लेकिन यहां तक रखना है ए से बी तक, सिर्फ ए तक ही वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ए के बाद प्रोपोर्शनैलिटी वाला चीज हट जाता है, प्रोपोर्शनल नहीं रह पाता आपका. देन बी के बाद अगर आप और स्ट्रेस बढ़ाएंगे ये थोड़ा और ऊपर जाता है अप टू पॉइंट सी. पॉइंट सी इज नोन एज प्लास्टिक लिमिट. पॉइंट सी को हम लोग क्या बोलते हैं?
प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। प्लास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, जब आप बी के फर्दर अगर इसके ऊपर स्ट्रेस लगाना चाहते हैं, लगाते हैं, तो क्या होता है, आपकी बॉडी फर्दर एलोंगेट तो होती है, ऑब्वियस सी बात है, बट हमें दिख रहा है कि स्ट्रेस कम लगा रहे हैं, एलोंगेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर यहां पर आप स्ट्रेस लगाना बंद कर देते हैं तो भी आपकी बॉडी वापस आती है और उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। आपकी बॉडी में क्या डेवलप हो गया होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन डेवलप हो गया होता है। अब अगर आप सी पॉइंट के बियॉन्ड भी अगर आप स्ट्रेस लगाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस लगाने पर आपको लार्ज स्ट्रेन वैल्यू मिलती है, ठीक है। एंड उसके बाद, इसके बाद, इस पॉइंट के बाद अगर आप इसके बाद आप स्ट्रेस भी इवन रिमूव कर दें, अगर आप स्ट्रेस भी रिमूव कर दें तो भी आपके स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ेगी एंड अप टू अ पॉइंट, दिस इज पॉइंट डी। पॉइंट डी इज नथिंग बट आपका ब्रेकिंग पॉइंट। पॉइंट डी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट डी इज ब्रेकिंग पॉइंट। एंड पॉइंट डी पर आकर आपका जो भी मटेरियल है वो ब्रेक हो जाता है। दिस इज नोन एज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसको हम लोग अगेन थोड़ी देर बाद समझेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, अगर आपके पास कोई एक रॉड, ठीक है, या कोई भी एक वायर है, एंड लेट से मैं इसके ऊपर एक टेंसाइल फोर्स लगाता हूं, टेंसाइल स्ट्रेस लगाता हूं, लेट से सिग्मा। अगेन मैं फोर्स लगा रहा हूं, मुझे पता है मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेट से मैं फोर्स लिख देता हूं, यहां पर कोई खास इशू नहीं है। लेट से यहां पर फोर्स लगाया गया F। बड़ी आपने फोर्स लगाया F, तो द स्ट्रेस डेवलप्ड, स्ट्रेस आपका कैसा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड, टेंसाइल या फिर आप इसे लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं, जैसा आप बोलना चाहें। टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप्ड इज नथिंग बट आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया आपका डेवलप हुआ। मगर समझिए, देखो इस चीज को हमें लॉजिकली थोड़ा समझना पड़ेगा कि व्हेनेवर देयर इज एलोंगेशन इन लेंथ, उसका एरिया कम होगा, यस कम होगा, नो डाउट। आपको डाउट आ रहा होगा, बोलो डाउट आ रहा है कि एरिया तो कम हुआ, बट अगेन मैंने दोनों एरिया को सेम लिया है। इसका अभी रीजन ये है कि अभी हम लोग, जब तक आपको क्वेश्चन में एक, हम लोग फ्यूचर में एक वर्ड पढ़ेंगे, उस वर्ड को जब तक ना पढ़ा जाए, दैट इज पॉइजन्स रेशियो, जब तक वो चीज आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो, आप कभी भी एरिया में चेंज कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस चीज को समझिएगा, नो डाउट प्रैक्टिकली यस देयर विल बी चेंज इन एरिया, बोलिए, है ना, हमेशा क्या होगा, एरिया में चेंज होगा। मगर जब तक हमें सवाल में नहीं बोला है, हम एक आइडियल केस लेके चलेंगे कि ओनली लेंथ एलोंगेट हो रहा है। तो अगेन इसका स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ, हम देख रहे हैं इनिशियल लेंथ वाज L एंड लेंथ चेंज होके L प्लस डेल L हो गया, तो आप एप्सिलॉन L लिख सकते हैं, कितना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बाय डेफिनेशन आपका इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहीं से आता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट आपका क्या चीज, longitudinal stress upon longitudinal strain, which is F by A upon del L by L. So Young's modulus is FL upon A delta L. ये अगेन इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ छोटी छोटी चीजों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत बार आपसे पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा जाता है, डेल्टा एल पूछता है, तो डेल्टा एल दैट इज चेंज इन लेंथ अगर आपको बोलेगा, वैसे तो हमें पता है लेफ्ट राइट ही करना है, ठीक है, बट हाँ उस चीज को अगर हमें याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, दैट इज एफ एल अपॉन ए वाई, दैट इज चेंज इन लेंथ। या फिर कभी कभी आपसे डायरेक्ट फोर्स पूछ लेता है, तो फोर्स इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई ए डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये आपका फोर्स डेवलप हो जाता है, नोट कर लीजिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एज यूजुअल आपको दिख रहा है कि यहां पर मैंने क्या किया, नॉर्मल स्ट्रेस या फिर मैंने यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करने की कोशिश की है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जब मैंने अप्लाई किया, दैट इज पहले जितना भी प्रेशर रहा हो, जो भी प्रेशर पहले था से मैंने अभी कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ाया, जो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ाया गया दैट इज डेल्टा पी। अगेन इस चीज को समझने की, एनालॉजी को समझने की कोशिश करिए। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा सो वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा देन वॉल्यूम विल इंक्रीज। हेंस इस चीज को अपन समझ सकते हैं। यहां पर आप सिग्मा वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट डेल्टा पी, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सो द बल्क मॉडुलस बीटा, बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज क्या चीज,
कुछ किताबें इसे बीटा प्रेफर करती हैं, कुछ बी लिखती हैं, कुछ के लिखती हैं। आपकी मर्जी है, आप जो भी सिंबल चूज करना चाहें, बट हाँ, जस्ट रिमेंबर व्हाट इज द बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इज डेल्टा पी अपॉन नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी बाई वी। Why negative? Negative क्यों? Because if this is a modulus, तो आप ऑब्वियस सी बात है दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। मगर समझिए, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, मींस फाइनल प्रेशर इज ग्रेटर देन इनिशियल प्रेशर, देन चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम विल बी लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, एंड वाइस वर्सा। इस चीज को अगर हम लोग इस चीज को सोच सकते हैं, बोलिए, बोलो यार, ये चीज आ रहा है, आया, समझ में आया ये चीज? गुड। जैसे ये चीजें अपने को समझ में आई, इस चीज के ऊपर हम फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं कि दिस बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट वॉट इट, डेल्टा पी वी अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी। ये हमारा बल्क मॉडुलस हो जाता है। अगेन इस चीज को समझिएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। The reciprocal of bulk modulus is known as compressibility. Beta is nothing but आपका bulk modulus. Beta is bulk modulus and K is compressibility. चलिए नोट करिए। ओके, तो थर्ड मॉडुलस के ऊपर आते हैं। थर्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। What is modulus of rigidity? ये आपको बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा रिजिड। आप इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फ्लूइड की आप सबसे बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे तो फ्लूइड की डेफिनेशन ही यहीं से आती है, which कैन नॉट सस्टेन shear स्ट्रेस। जो shear स्ट्रेस सस्टेन ही नहीं कर पाए, इसलिए कभी भी फ्लूइड्स के लिए आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर shear स्ट्रेस लग ही नहीं सकता। अगर लगाने की कोशिश भी करेंगे तो वो अपने सेल्फ वेट से फ्लो कर जाए। Hence से इसके ऊपर बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, अगेन जैसे हमारे बाकी मॉडुलस थे, अगेन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। दिस सिंबल इज नोन एज ईटा। ईटा इज सिग्मा एस shear stress upon delta x by L, or can be further written as sigma s upon phi. This is known as modulus of rigidity. चलिए इसे नोट करिए। हम लोग अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सारे मॉडुलस पे कुछ बेसिक सवाल आपके होंगे, उन बेसिक सवालों के साथ डील करेंगे एंड सीखेंगे कि हाउ टू अप्लाई दीज मॉडुलस इन रियल प्रॉब्लम्स। देन नेक्स्ट सेक्शन में हम इनके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एंड फर्दर डिस्कशन करेंगे। आइए, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस प्रॉब्लम। मैं आपको 1 मिनट के लिए रीड कर देता हूं। 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर्स, ये आपको गिवन है। One made up of steel and other one is made up of brass are loaded as shown in the figure. इस फिगर में जिस तरीके से दिखाया गया ऐसा। Compute the elongation of the steel and the brass wires. Assume the mass of these wires to be massless. इनको massless मानते हुए आपको assume करना है। Young's modulus of brass and Young's modulus of steel is given. Try करिए, ठीक है। आइए मैं आपकी मदद करता हूँ ये चीजों को समझने की कैसे किया जाए। तो अगेन हम लोग एक एक करके डील कर सकते हैं। पहले अगर मैं नीचे वाले ब्रास के लिए बात करूं, ब्रास के लिए हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से एक बहुत ऑब्वियस चीज है कि इसके लिए नीचे लग रहा होगा इसका 6G, तो ऑब्वियस सी बात है कि रीस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही डेवलप हो रहा होगा। जबकि यहां पर अगर मैं देखूं तो 4G भी आपका नीचे लग रहा है, तो स्टील के लिए टोटल 10G ऊपर लग जाएगा। स्टील वाले के लिए ऊपर टोटल 10G होगा, इसके लिए 6G होगा। होपफुली ये आपको समझ में आया। तो अगर ये चीजें मुझे समझ में आई तो मैं ब्रास को अगर ध्यान से देखूं तो ब्रास क्या बोल रहा है, ब्रास मुझे बोल रहा है कि इसके ऊपर एंड नीचे यहां पर कितना लग रहा है, टोटल 6G नीचे 6G ऊपर लग रहा है। ठीक है, ये ब्रास हो गया। मुझे इसका यंग्स मॉडुलस दिया है, मुझे इनका क्या चीज एलोंगेशन लग निकालना है। तो याद करिए हमने अभी सीखा था कि y इज इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा L, या फिर अगर मैं इसी चीज को मॉडिफाई करूं तो आप अपने डेल्टा L एंड y की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन AY। याद करिए अभी हम लोगों ने लिखा था, बहुत अच्छी बात है। फोर्स की वैल्यू आप कितनी रख सकते हैं, 6G। इसकी लेंथ कितनी रखी जा सकती है, इट्स लेंथ इज 1.5 मीटर। देन एरिया इज नथिंग बट, ध्यान से देखिए तो ये आपके डायमीटर दिए हुए, मतलब सिलेंड्रिकल वायर मतलब पाई इनटू जो भी डायमीटर दिया हुआ है 0.25
into 10 to the power minus 2 pi d square upon 4, है ना, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 डायमीटर के टर्म्स में। अदरवाइज यस आप चाहें तो आप इसको रेडियस के भी टर्म्स में कर सकते हैं। एंड यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास इज नथिंग बट 9 into 10 to the power 10। ओके थोड़ा सा हम लोग इसको करेक्ट करेंगे। शायद मैंने ये वैल्यू आपकी 1.5 लिख ली है, अपने को ब्रास की लेंथ लिखनी है 1 मीटर। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया इस चीज को, आप चाहें तो नॉर्मल भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम अपना समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कैलकुलेट करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 1.3 into 10 to the power minus 4 meters। दिस इज योर चेंज इन लेंथ। नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट स्टील। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्टील के बारे में। व्हाट इज स्टील, स्टील के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर स्टील को अगर हम ध्यान से देखें तो स्टील हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ऊपर में 10G, नीचे में भी 10G। तो अगर इसके केस में हम डेल्टा एल निकालने की कोशिश करें, दिस इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में डेल्टा एल ऑफ बी लिख देते हैं, डेल्टा एल बी, दिस इज डेल्टा एल एस। स्टील आप लिख सकते हैं फोर्स लग रहा है 10G, है ना, इसकी लेंथ 1.5 अपॉन एरिया। व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या हो सकता है इस चीज का, अगर हम एरिया के ऊपर बात करें तो अगेन सेम कहानी, पाई, बिकॉज द रेडियस ऑफ टू वायर, दोनों वायर का डायमीटर सेम है, हेंस रेडियस इज अगेन सेम, 5 into 0.25 into 10 to the power minus 2 स्क्वायर अपॉन कितना 4 मल्टीप्लाइड विथ 9 into ये आपका 2 है एक्चुअल में, स्टील फॉर 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड अगेन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी डेल्टा एल बी या डेल्टा एल एस कैन बी रिटन एज 1.49 मल्टीप्लाइड विथ 10 to the power minus 4 मीटर। ऑब्वियसली इट इज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, कुछ कैलकुलेशंस है, बट हाँ ये चीज हम लोग इजीली डील कर सकते हैं। नोट करिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ वायर व्हेन ओनली m1 आपका कोई मास है, m1 इज हैंग फ्रॉम इट इज l1 एंड l2 व्हेन द बोथ m1 एंड m2 आर हैंगिंग, फाइंड द नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर। बोलने का सेंस क्या है, आपके पास कोई एक वायर है, इस वायर की नेचुरल लेंथ आपको दे रखी है, द नेचुरल लेंथ इज सपोज, मतलब दिया नहीं है इस चीज को, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली दैट इज द थिंग इट इज आस्किंग। तो लेट्स से द नेचुरल लेंथ इज L0 एंड उसके बाद आपको बोला जब सिर्फ आप M1 लटका रहे हैं तो उसकी लेंथ है L1। एंड इन द सेम मैनर जब यहां पर आप दो मासेस लटकाते हैं, लेट्स से वन इज M1 सेकंड इज M2, जब आपका M1 और M2 दोनों लटका है तो चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, नेचुरल लेंथ तो L0 ही रहेगा, जो पहले था, जो नेचुरली उसका लेंथ था वो तो चेंज नहीं हो सकता। बट हाँ ये जरूर बोल दिया कि नाउ दिस लेंथ इज L2, तो व्हाट इज L0 इज आस्किंग। चलिए मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, एक मिनट ट्राई करिए, खुद क्वेश्चन पे ट्राई करिए, देन अपन इसको देखते हैं। चलिए इस चीज को समझते हैं, ये आपका क्या हुआ, ये L1 L0 M1 L2 L0 M1 एंड M2। आइए इस चीज को देखते हैं, ध्यान से देखो, यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू M1G, दैट इज द फोर्स, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा M1G, तो यही आपका एक्सटर्नल फोर्स ही क्या हो जाएगा, इस रॉड को एलोंगेट करने का काम करेगा। सो M1G, बोलिए M1G क्लियर है आपको, बहुत बढ़िया। M1G अपॉन उसका एरिया, जो भी एरिया रहा होगा, लेट्स से एरिया इज ए, दिस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ, तो देखिए वो L1 से L0 मतलब, या फिर L0 से L1 हुआ, तो द चेंज इन लेंथ इज L1 माइनस L0 अपॉन ओरिजिनल लेंथ वाज L0। बढ़िया। एंड ये कितना है, ध्यान से देखिए, ये है आपका y इज इक्वल टू, यहां पर मैं इस तरीके से लिख देता हूं, लेट्स से y इज इक्वल टू, यहां पर कितना होगा, सो M1 प्लस M2G, है ना, y इज इक्वल टू M1 प्लस M2G अपॉन द एरिया A अपॉन, नाउ दिस टाइम द लेंथ इज वेंट फ्रॉम L2 टू L0 टू L2, so L2 minus L0 into the original length which is L0, and because the both equations are y,
दोनों यंग्स मॉडुलस हैं, तो ऑब्वियसली दी बोथ इक्वेशंस मस्ट बी सेम। एंड अगर अगेन हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमको दिख रहा है यहां पर कि हमारा जी एल नॉट कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं m1 से इसको, m1 l2 माइनस m1 l नॉट इज इक्वल टू, इस चीज को उधर ले जाइए, m1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, m1 l1 माइनस m1 l नॉट, नाउ m2 के साथ तो माइनस प्लस m2 l1 माइनस m2 l नॉट। बढ़िया, अगर दोनों साइड ध्यान से देखा जाए तो m1 l नॉट एंड m1 l नॉट इज कैंसिल्ड आउट। मुझे इस l नॉट की वैल्यू तो निकालनी है, तो इसको यही रखता हूं, बाकी चीजों को इधर ले आता हूं। सो m1 अपॉन l2, m1 में आपके पास क्या बचा, l2 माइनस l1, है ना, एंड ये इधर आके माइनस ऑफ m2 l1 इज इक्वल टू माइनस m2 l नॉट। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा l नॉट को इधर ले आते हैं, ठीक है, कोई खास इशू नहीं है, लेफ्ट राइट ही करना है अपने को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m2 l नॉट कैन बी रिटन एज m1 l1 माइनस l2 एंड प्लस m2 l1। m2 को नीचे भेज दीजिए, योर l नॉट इज m1 by m2 l1 माइनस l2 प्लस l1। This is your final answer. Note कर सकते हैं। So let's move on to the next question. The bulk modulus of a liquid is 3 into 10 to the power 10 Newton meter square. Find the pressure required to reduce the volume of liquid by 2%. मैं कितना प्रेशर लगाऊं कि आपका लिक्विड का जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। बड़ा आसान सवाल है। What is the definition of bulk modulus? Bulk modulus is nothing but आपका क्या चीज बोलिए, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ये चीज मुझे दिया है। अगेन मैं मैग्नीट्यूड के ऊपर बात कर रहा हूं, इसलिए मैं अभी भी यहां पर इस माइनस साइन के लिए परेशान नहीं हूं। मुझे पता है कि अगर वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। बढ़िया, डेल्टा पी हैज टू फाइंड, दैट इज बीटा टाइम्स डेल्टा वी बाई वी। बीटा इज गिवन एज 3 into 10 to the power 10. Change in volume upon initial volume is 2%, that is 2 by 100। मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 6 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Okay, so the next question is the 160 gram crate. This crate is hanging from the end of a steel bar. The length of the bar is 0.10 meter and its cross sectional area is this much. Cross sectional area, ये सारी चीजें मुझे दिया हुआ है। आपको बोला गया neglect the weight of the bar and determine the stress of the bar and the vertical deflection of the right end of the bar. Try करिए एक बार and इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ध्यान से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, अ 160 ग्राम क्रेट इज हैंगिंग फ्रॉम द एंड ऑफ अ स्टील बार। दिस इज द स्टील बार, इससे आपने क्रेट 160 किलोग्राम का क्रेट एक लटका रखा है। द लेंथ ऑफ द बार इज 0.10 मीटर, इसकी लेंथ आपको दे रखी है 0.10 मीटर एंड इट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 3.2 into 10 to the power -4 मीटर। मतलब अगर मैं इसे 3D में ड्रॉ करने की कोशिश करूं, so this will be its cross sectional area, जिसके ऊपर ये आपका बार लटका हुआ है, कितना 3.2 into 10 to the power -4। ऐसा कुछ आपको दिया है। नेग्लेक्ट द वेट, इसके खुद के वेट को आपको नेग्लेक्ट करना है, अदरवाइज ये अपने भी वेट की वजह से क्या हो सकता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो खुद के वेट को नेग्लेक्ट करते हुए आप बताइए इस बार पर कितना स्ट्रेस लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कैसा स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस एंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। अब इस यहां पर शियर स्ट्रेस लग रहा है तो आपका रॉड क्या होगा, वर्टिकली डिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कितना होगा, आपको एटा दिया हुआ है। चलिए ट्राई करिए, चलिए इन चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहला, द स्ट्रेस ऑन द बार, मुझे इस बार पर स्ट्रेस निकालना है। तो अगेन स्ट्रेस विल बी आर शियर स्ट्रेस, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लग रहा होगा, हमें पता है mg लग रहा होगा, एरिया इज एरिया। mg कितना लगा, 16 अपॉन एरिया, एरिया इज 3.2 into 10 to the power -4।
वी कैन सिंप्लीफाई इट एज 10 टू द पावर 4 ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर 4 एंड 1 विल बी 10 टू द पावर 5. दिस इज 1600 टाइम्स कितना 3.232. आ रहा है, ठीक है. इन चीजों को हम लोग आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ये क्या हो जाएगा आपका, अगर 16 से कैंसिल करेंगे, 16 से जस्ट इन केस अपन करते हैं, 16 2 जा 1600, 1650. दिस विल बी 5 into 10 to the power 6 newtons per meter square. This is the sigma s. Okay, so second case के बारे में बात करते हैं. सेकेंड हमें बोला वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द राइट एंड ऑफ द बार. इस बार के राइट एंड के वर्टिकल डिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं. तो आइए समझते हैं इसका राइट एंड कितना आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है. आइए इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं. तो मान लेते हैं आपका राइट एंड कुछ इस तरीके से आपका डिफ्लेक्ट हुआ. ये कितना नीचे आया, लेट्स से ये डेल्टा एल नीचे आया. सो उस डेल्टा एल की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, हम लोग बड़े ध्यान से लिख सकते हैं. आपका ईटा इज नथिंग बट एफ अपॉन ए into change in length upon original length. So delta L can be written as FL upon A eta, and all the values are given. Force is given as, where is the force? Okay, we have to calculate. Force is nothing but mg 1600. Again the same calculation upon area. Area will be 3.2 into 10 to the power minus 4. The length, given length is 0.10. And the eta coefficient is 8.1 into 10 to the power 10. That is modulus of rigidity. Sorry, 8.1 into 10 to the power 10. Again जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में आंसर इज 6 into 10 to the power minus 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Now we are calculating deflection. This is in meter. This will be your delta L. Okay. Okay. So our next topic is Poisson's ratio. हमने याद करें इस चैप्टर के शुरुआत में, इस टॉपिक के शुरुआत में हम लोगों ने, आज की क्लास की शुरुआत में हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जब जब आप किसी चीज को एक्सटेंड करते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स, या फिर उसे कंप्रेस करते हैं अगेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स, तो इसकी वजह से होता क्या है, एक्चुअली उसकी लेंथ तो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, बट लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से उसका डायमीटर या उसका रेडियस भी कम या ज्यादा होता है. इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा. तो यहां पर हम पॉइजन्स रेशियो, म्यू इज डिफाइंड एज, म्यू इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो. अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह उसका अलग अलग सिंबल होता है. लेट्स से वी आर टेकिंग म्यू इज अ स्टैंडर्ड सिंबल. तो अगर मान लेते इस तरीके से लिया गया, तो म्यू इज डिफाइंड एज आपका क्या चीज, द चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन क्या चीज, आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. इट इज अगेन अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. बट इस चीज को समझिए, अगर आपका लेंथ इंक्रीज होगा, डायमीटर डिक्रीज, एंड डायमीटर डिक्रीज सो लेंथ इंक्रीज. तो सीधी सी बात है, यहां पर मुझे इसको पॉजिटिव रखने के लिए क्या लगना है, एक माइनस लगाना पड़ेगा. दिस इज अगेन अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. नोट कर लीजिए. ओके, सो आज के इस लेक्चर को हमारे एंड करते हुए लास्ट एक बोनस टॉपिक करते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. हमने तीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी. पहला इज यंग्स मॉड्यूलस, सेकंड इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिक बल्क मॉड्यूलस, सेकंड इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और थर्ड इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. इसके साथ में एक और चीज पढ़ी अभी जस्ट, पॉइजन्स रेशियो म्यू. इनमें कुछ रिलेशन होते हैं. ये रिलेशंस हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए. सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स से हम इन चीजों को प्रूफ भी कर सकते हैं, कई चीजों को. तो यंग्स मॉडुलस क्या रिलेशन होता है, 9 अपॉन यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी प्लस 1 अपॉन बीटा. दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन. या फिर सेकंड, इन तीनों में ये आपका आपस में रिलेशन है. या इनमें से अगर किसी हम लोग एक के बारे में बात करें, दैट इज यंग्स मॉडुलस is 3 times of bulk modulus, 1 minus 2 times of Poisson's ratio. This is our second relation, and our third relation is Young's modulus is 2 times modulus of rigidity, 1 plus Poisson's ratio. ये
These are the three basic relations इनके ऊपर कभी कभी सवाल आपके आ जाते हैं, कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन। कई बार आपको हो सकता है, याद रखिएगा, कई बार इस चीज को आपको सिंप्लीफाई करके भी, फॉर एग्जांपल इसका रेशियो मतलब इसका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करके आपको पूछ लेता है, तो उन चीजों से घबराना नहीं है। बट हाँ, दीज आर द बेसिक रिलेशंस, ये हमें याद होनी चाहिए। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट इसके अगले फर्दर टॉपिक्स के ऊपर हम फिर से मिलेंगे। चलिए, गुड नाइट सभी को।